सवाल रहा छवि सुधारने का, चाहे वो जहाज नए लावें या न लावें, छवि तो अब कहाँ सुधरेगी जब इसका रिप्लेसमेंट आज तक नहीं आया है। तो उसकी छवि तो बिगड़ी हुई है और इसमें इतनी देरी करना कोई सही कारण इसके लिए नहीं हमारे सामने है। ये खाली एक इसको क्या कहें, मकरमणता कहें या डिले करना। हर प्रोजेक्ट के सैंक्शन के ऊपर आप देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट जाता है गवर्नमेंट के पास सैंक्शन के लिए, कम से कम 15-20 साल उसमें लग जाते हैं उसको सैंक्शन करने में जी। अब आप देखिए जो एलसीए की बात चल रही है वो सन 83 के आसपास उसका सैंक्शन हुई थी और आज 2013 है। धीरे धीरे जब तक कोई, तमाम कारण और भी हो सकते हैं जी, कुछ डीआरडीओ के कारण हो सकते हैं क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या उनकी अपेक्षा ज्यादा थी कि हम सब चीज अपने ही बना लें जी। और इतना अवश्य है कि जो देरी होती है हमारे मिनिस्ट्री में, मंत्रालय में जी, उसके लिए हमारी ब्यूरोक्रेसी और नेतागण वो जिम्मेदार हैं। बिल्कुल कह देना कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है बिल्कुल गलत है जी। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो पहला प्रश्न पूछा जाता है वायुसेना से कि बताइए क्यों ऐसा हुआ जी। उसकी जिम्मेदारी हमेशा निर्धारित की जाती है, पर मंत्रालय की या किसी भी मंत्री की या किसी भी अधिकारी की ब्यूरोक्रेसी के किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया आज तक। क्यों? बिल्कुल, ये ऐसा सवाल है जो कि लगातार उठता चला जा रहा है। भरत वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, माफ कीजिएगा, आपके साथ कुछ तकनीकी दिक्कत थी जिसकी वजह से हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन अभी हम चर्चा यही कर रहे हैं कि दरअसल हमारी सरकार इतना विलंब क्यों करती है। आखिरकार सरकार MiG-21 विमानों के रिप्लेसमेंट पर पिछले 30 साल से कोई भी नीति नहीं बना पाई। इसकी जिम्मेदारी किस पर होनी चाहिए? मौजूदा रक्षा मंत्री पर नहीं होनी चाहिए क्या? मौजूदा रक्षा मंत्री पर बहुत बड़ा भार है इस देश का इनकॉम्पिटेंस का। द डिफेंस मिनिस्टर इज टोटली इनकॉम्पिटेंट जी। आपने कल तमाशा देखा है कि कल अनाउंस हुआ कि 49%, और कब से ये 49% एफडीआई की जरूरत है जी। लेकिन हमारे रक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि जो 65 साल से उनके डीआरडीओ, उनके पब्लिक सेक्टर यूनिट्स नहीं बना पाए हैं, वो अब चंद दिनों के अंदर बनाना शुरू कर देंगे, तब तक वो इंपोर्ट करेंगे। 49% पर उन्होंने लगाम लगा के 26% पे वापस कर दिया है जी। और ये भी जब देश डेस्परेट है कि कुछ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाए। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से मूव कर रही है, इतनी तेजी से डिफेंस टेक्नोलॉजी मूव कर रही है कि आप उसको री इन्वेंट द व्हील डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी और उसके बाबू तो अगले 3 जन्म में नहीं बना सकते। तो ये गलती डायरेक्टली सरकार के डिफेंस मिनिस्टर्स, कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी और डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबुओं की है। वहां पर मिलिट्री ऑफिसर सर्व नहीं कर रहे हैं साइड बाय साइड। तो क्लूलेस बाबूज जो हैं, जिन्होंने उत्तराखंड 2 मिनट में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उत्तराखंड में गायब हो गई। तो ये तमाशा हर जगह हो रहा है। गेहूं सड़ रहा है, लोगों को नहीं मिल रहा है, प्राइसेस ऊपर बढ़ रही हैं। तो ये पूरे देश का तमाशा है। उसमें रक्षा मंत्रालय एक खास, क्योंकि सुरक्षा का तंत्र है जी। और रक्षा मंत्रालय, हमारे अजीबोगरीब बात है, वो हमारे आर्मी ऑफिसर्स के साथ उनके पे एंड पेंशन पर कोर्ट्स में उनके खिलाफ लड़ रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल भरत वर्मा जी, ये बहुत बड़ा एक डिस्कनेक्ट है जो लगातार सामने दिखाई दे रहा है। और हम एक और रिपोर्ट अभी अपने सामने पेश करना चाहते हैं कि हादसों के लिए किस तरीके से MiG-21 विमान बहुत ही बदनामी झेलता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसकी जगह आने वाले स्वदेशी विमान तेजस के फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस में आखिरकार क्यों देरी हो रही है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पूर्व प्रवक्ता और डिफेंस जर्नलिस्ट डॉक्टर अनंत कृष्णन से हमारे बेंगलोर में संवाददाता विजय ग्रोवर ने बात की। और आइए जरा इस बातचीत को सुनने के साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करें कि क्या HAL वाकई में कोई ठोस काम हमारे देश में कर भी पा रहा है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है। MiG-21 विमान कोई ऐसा समय था जब भारतीय वायुसेना की शान था। हालांकि आज भी उसे वर्कहॉर्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन एजिंग फ्लीट के चलते हुए और कोई रिप्लेसमेंट न होने के कारण भारतीय वायुसेना मजबूर है MiG-21 को उड़ाने के लिए। मेरे साथ हैं डॉक्टर अनंत कृष्णन, जो कि इसके विशेषज्ञ भी हैं और जानकार भी हैं। डॉक्टर अनंत, पहली बात तो ये कि जिस तरह से हमने देखा है कि MiG-21 को रिप्लेस करना बहुत बड़ी चैलेंज हो गया एयरफोर्स के लिए, और जो रिप्लेसमेंट में तेजस था या MMRC या डील था, दोनों डिले हो गया। तो आपको लगता है कि ये एजिंग फ्लीट के कारण क्रैशेस देखने को मिल रहे हैं? या इट्स ये तो बात सही है कि तेजस तो डिले हो गए, वो सबको मालूम है।
and the MiGs have also undergone the upgradation program. It's time that we replaced it. अभी थोड़ा gap के बाद फिर again the MiGs have started, actually crashing. I think it again brings back to the point that, our indigenous program, that is Tejas, now don't have any, ज़्यादा कुछ escape route अभी नहीं है. It has to finish whatever remaining test formalities are, and it definitely needs to join or don the IAF colors. आईओसी को लेकर के काफी कंट्रोवर्सी चल रही है, इंटर ऑपरेशनल क्लियरेंस बार बार अटक रहा है। आपको लगता है कि ये समय आ गया है जब आईएएफ को भी मन बनाना पड़ेगा, क्योंकि आईएएफ के अंदर एक लॉबी है जो कि तेजस नहीं चाहती है, और वहीं पे एचएएल की कैपेबिलिटीज पे भी सवाल उठ रहे हैं। कहां पर ये तेजस का प्रोजेक्ट डिले हो रहा है? मेरे ख्याल से अभी तेजस के बारे में हम लोग बहुत बात कर चुका है, बहुत लिख चुका है। I think I strongly feel, as a person who followed the program for many years now, that the light combat aircraft Tejas program definitely needs inspiring leaders. तो तेजस के बारे में लगातार चर्चाएं जरूर होती हैं, लेकिन अभी तक ये उड़ भी नहीं पाया है ठीक तरीके से। ऐसे में इसका प्रोडक्शन क्या होगा और कैसे हमारी वायुसेना को मिलेगा? सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि MiG-21 विमान, जिसे वायुसेना की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जब उसे आप एक तरह से ताबूत कह रहे हैं, तो फिर आपके पास विकल्प क्या बचते हैं? आइए आपको दिखाते हैं कि दरअसल MiG-21 विमानों का विकल्प क्या है, और अगर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे। रूस में बने MiG-21 विमानों से भारतीय वायुसेना को सन 1963 में लैस किया गया था। तब से लेकर अब तक करीब 900 MiG विमानों में से आधे से ज्यादा क्रैश हो चुके हैं। एयरफोर्स के कई जांबाज पायलट ऐसे हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं। इस कारण MiG-21 विमानों को फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ते ताबूत तक कहा जाता है। इस विमान की विश्वसनीयता और महत्व पर करीब 3 दशक से सवाल उठ रहे हैं। सालों से एयरफोर्स को इसकी जगह नए विमान देने की योजना बन रही है। स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस MiG-21 की जगह लेंगे, लेकिन तेजस के वायुसेना के बेड़े में शामिल होने की अभी दूर दूर तक उम्मीद नहीं है। 30 साल की कोशिशों के बाद बने इस विमान में कई ऐसी तकनीकी गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिन्हें फिलहाल दूर कर पाना आसान नहीं है। ये तो बात सही है कि तेजस तो डिले हो गए, वो सबको मालूम है, एंड द MiGs have also undergone the upgradation program. It's time that we replaced it. 1983 में पुराने पड़ रहे MiG सीरीज के लड़ाकू विमानों से निर्भरता खत्म करने के मकसद से देश में ही लड़ाकू विमान बनाने का फैसला किया गया था। शुरुआत में करीब 550 करोड़ के इस प्रोजेक्ट पर अब तक करीब 14,000 करोड़ खर्च हो चुके हैं, लेकिन जो तेजस विमान बना है वो जंग में जौहर दिखाने के काबिल ही नहीं। तो तेजस विमान की सार्थकता पर ही सवाल यहां पर खड़े उठते दिखाई दे रहे हैं। एयर मार्शल वाजपेयी, एक बहुत ही छोटा सा जवाब इस सवाल का, क्या MiG-21 का विकल्प हमारे लिए कोई है? क्योंकि अगर आप सुखोई MKI-30 की बात करें या फिर बाकी राफेल की बात करें या अन्य विमानों की बात करें, तो MiG-21 को रिप्लेस कर पाना उनसे बहुत आसान नहीं है भारतीय वायुसेना के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां हमें तेजस पर निर्भर होना पड़ रहा है। हमारा ये इतना कहना है कि जब भी DRDO किसी भी प्रोजेक्ट में अपनी दिलचस्पी दिखावे और उसको अपने DRDO की लैस बनाने का प्रयास करे, तब जो उसका नेतृत्व जो है, जो भी प्रोजेक्ट है, उसका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो एक मतलब कुशल नेतृत्व वाला होना चाहिए, योग्य पुरुष होना चाहिए। हम नहीं कह रहे कि वो इसमें अयोग्य पुरुष काम कर रहे हैं, मगर उनके अंदर एक विशेष तरह की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होनी चाहिए कि ठीक ढंग से मॉनिटर करना चाहिए। नहीं तो कहीं पर भी इतना लंबा 30 साल 40 साल लग जाना एक बड़ी मतलब खराब बात है। इतना ज्यादा समय नहीं लगता है जी। हाँ, इतना जरूर है, आपने बात की इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस की, तो जब तक टेस्ट पूरे नहीं होंगे एक निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार जी, तब तक उसको क्लियरेंस नहीं दी जाती है, क्योंकि हर तरह की स्थिति में उसका सही खरा उतरना जी एक बहुत आवश्यक अंग है पूरे टेस्ट का, पूरे क्लियरेंस का। बिल्कुल। भरत वर्मा जी, हम आखिरी सवाल आपसे लेना चाहते हैं, क्या वाकई में MiG-21 विमान से हमें छुटकारा मिल सकता है, या हम इन्हें तब तक उड़ाते रहेंगे जब तक कि एक एक करके सब टपक नहीं जाते आसमान से? देखिए, इसमें 125 जो है MiG-21 बेस
वो कुछ साल चल सकते हैं। बाकी जो 150 एयरक्राफ्ट्स हैं उनको फेज आउट करना जरूरी है। लेकिन इसका तरीका यह है कि जैसा मैं कह रहा था कि डिफेंस टेक्नोलॉजी बड़ी रैपिडली मूव कर रही है दुनिया में। जी HAL वगैरह बैलगाड़ी स्टेज में बैठे हुए हैं और उनके जो अभी वक्तव्य दे रहे थे वो भी बैलगाड़ी स्टेज का वक्तव्य दे रहे थे। जी। हमें मर्सिडीज बेंज में चलना है अगर आज का युद्ध जीतना है। जी। उसके लिए MMRCA अभी तक क्यों नहीं ओके हुआ एक, जबकि डील हो चुकी है। और जब तक आप जॉइंट वेंचर नहीं करेंगे, और जॉइंट वेंचर में क्योंकि आप री इन्वेंट व्हील नहीं कर पाएंगे, यू कांट कैच अप विद द टेक्नोलॉजी बाय री इन्वेंटिंग द व्हील। You have to start with a foreign partner who will make crafts in India, joint venture, he must profit, you must profit, and there should be transfer of technology. इसके लिए मिनिमम 49% FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जरूरी है, और अगर वो सनराइज टेक्नोलॉजी लाता है तो उसको लेट हिम ब्रिंग 74%। पर लेकिन आपके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि नहीं मैं इंपोर्ट करता रहूंगा, पर लेकिन मैं अपने घर में बनाऊंगा, मैं उनकी फैक्ट्री नहीं लगने दूंगा। इससे बड़ी बेवकूफी की शेख चली जैसी बातें कभी मैंने किसी डिफेंस मिनिस्टर की सुनी नहीं है, जो इनके एंटनी की सुनते हैं। बिल्कुल। और उसके कारण ये डिलेज हो रही हैं और पायलट्स मर रहे हैं। बिल्कुल। एंड इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू ट्रेन अ पायलट। बिल्कुल, ना सिर्फ ये पायलट की ट्रेनिंग पर बहुत खर्च होता है, बल्कि उन परिवारों का भी आज हमें सोचना चाहिए जो अपने बेटों को इस तरीके से कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से एक एक कर ये विमान गिरते जा रहे हैं और बहुमूल्य जिंदगियां जाया हो रही हैं, ये सवाल उठ खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ऐसा कब तक चलता रहेगा। इस शो को खत्म करो उससे पहले आइए आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं कि वायुसेना बेसिक ट्रेनर विमानों की कमी से तो जूझ ही रही है। हालांकि अब वायुसेना ने अपने लिए एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट पिलाटस को भी शामिल कर लिया है और जुलाई से ट्रेनिंग अब पायलट्स को इन विमानों पर दी जाएगी। लेकिन आज भी एक ही सवाल यहां खड़ा होता है, MiG-21 विमान जब तक हमारे वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बने रहेंगे तब तक इस तरह के हादसे होते रहेंगे और हम अपने नौजवान पायलट्स को इसी तरीके से खोते रहेंगे। पिछले साल रक्षा मामलों से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति के सामने पेश रिपोर्ट के मुताबिक एयरफोर्स की जरूरत 181 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, 85 इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर और 106 एडवांस जेट ट्रेनर की है। हालत यह है कि एयरफोर्स में ट्रेनर विमानों की भारी कमी है। पहले एयरफोर्स के पास बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट थे ही नहीं, इसकी जगह पुराने पड़ चुके HJT 16 किरण एयरक्राफ्ट के काम चलाया जा रहा था। एयरफोर्स को अपग्रेड करने के लिहाज से पिछले साल 75 पिलाटस विमानों का सौदा किया गया, जिसकी पहली खेप फरवरी में आई और जुलाई से एयरफोर्स के पायलटों को इस विमान से ट्रेनिंग देने की बात कही गई। ये विमान हमारे साथ अगले 30 से 40 साल तक रहेंगे। हमने पिछले साल मई में डील तय की थी और हमारे पास अभी 12 एयरक्राफ्ट हैं। इस साल के अंत तक हमारे पास 30 एयरक्राफ्ट हो जाएंगे। ये डील 3,500 करोड़ रुपए की है और सारे 75 एयरक्राफ्ट अगस्त 2015 तक हमारे पास होंगे। स्विस एयरक्राफ्ट पिलाटस बनाने वाली कंपनी भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने पर विचार कर रही है। समझौते के तहत पिलाटस एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी विमानों के रखरखाव के साथ ही ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद में सुविधा मुहैया कराएगी। ट्रेनर एयरक्राफ्ट की कमी से पहले ही जूझ रही एयरफोर्स को करीब 173 ट्रेनर एयरक्राफ्ट की जरूरत है, लेकिन सौदा 75 पिलाटस विमानों का ही हुआ है और 75 विमानों का ये बेड़ा अगस्त 2015 तक पूरा होगा। ऐसे में पायलटों को बेहतर ट्रेनिंग की समस्या बरकरार रहेगी। दिल्ली से सैयद मोजेज इमाम, न्यूज नेशन।